Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see chapter 9 भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास of 12th class geography. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 9 भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दे। ठीक है, प्रश्न नंबर फर्स्ट, भरमौर जनजातीय क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम के सामाजिक लाभ क्या है? क्वेश्चन क्या है फिर से सुनिएगा। भरमौर जनजातीय क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम के सामाजिक लाभ क्या है? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। भरमौर जनजातीय क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम के लागू होने से प्राप्त सामाजिक लाभों में साक्षरता दर में तेजी से वृद्धि, लिंग अनुपात में सुधार तथा बाल विवाह में कमी शामिल है। इस क्षेत्र में स्त्री साक्षरता दर 1971 में 1.88% से बढ़कर 2001 में 42.83% हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित करें। सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित करें। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। विश्व पर्यावरण और विकास आयोग ने सतत पोषणीय विकास को 1987 ईस्वी में अवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट में इस तरह परिभाषित किया था, एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। ठीक है, एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी में द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का सिंचाई पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा? इसका आंसर देखेंगे। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र के विस्तार से बोए गए क्षेत्र में विस्तार हुआ तथा फसलों की सघनता में वृद्धि हुई। ठीक है, फसलों की सघनता में वृद्धि हुई। यहाँ की पारंपरिक फसलों चना, बाजरा और ग्वार का स्थान गेहूं, कपास, मूंगफली और चावल ने ले लिया है। यहाँ का पारंपरिक फसलें चना, बाजरा और ज्वार का स्थान गेहूं, कपास, मूंगफली और चावल ने ले लिया, जो कि सघन सिंचाई का परिणाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यह कार्यक्रम देश में शुष्क भूमि कृषि विकास में कैसे सहायक है? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम का शुभारंभ चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ है। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम का शुभारंभ चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ है। इसका उद्देश्य सूखा संभावित क्षेत्र में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना तथा सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए उत्पादन के साधनों को विकसित करना था, किंतु बाद में इसमें सिंचाई परियोजनाओं, भूमि विकास कार्यक्रमों, वनीकरण, चारागाह विकास तथा आधारभूत ग्रामीण अवसंरचना जैसे विद्युत, सड़कों, बाजार, ऋण सुविधाओं व सेवाओं पर जोर दिया गया है। इन क्षेत्रों का विकास करने की रणनीतियों में समन्वित जल संभर विकास कार्यक्रम अपनाना शामिल है। ठीक है, इसके अलावा जल, मिट्टी जैसे मानव तथा पशु जनसंख्या के बीच जल, मिट्टी, पौधे, मानव तथा पशु जनसंख्या के बीच पारिस्थितिकीय संतुलन पुनर्स्थापन पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, 1967 ईस्वी में योजना आयोग ने देश में
67 जिलों की पहचान पूर्ण या आंशिक सूखा संभावित जिलों के रूप में की है। 1972 ईस्वी में सिंचाई आयोग ने 30% सिंचित क्षेत्र का मापदंड लेकर सूखा संभावित क्षेत्र का परिसीमन किया है। इसके अंतर्गत राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा व तेलंगाना पठार, कर्नाटक पठार तथा तमिलनाडु की उच्च भूमि एवं आंतरिक भाग के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में फैले हुए हैं। पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के सूखा प्रभावित क्षेत्र सिंचाई के प्रसार के कारण सूखे से बच जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाइए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। इंदिरा गांधी नहर जिसे पहले राजस्थान नहर कहा जाता था, इंदिरा गांधी नहर जिसे पहले राजस्थान नहर कहा जाता था, न केवल भारत में बल्कि विश्व के सबसे बड़े नहर तंत्रों में से एक है। 1948 ईस्वी में कांवर सेन द्वारा संकलित यह नहर परियोजना 31 मार्च 1958 ईस्वी को प्रारंभ हुई। ठीक है, यह नहर परियोजना 31 मार्च 1958 ईस्वी को प्रारंभ हुई। सतलुज व व्यास नदी के जल को पंजाब के हरिके नामक बांध पर रोककर यह नहर निकाली गई है, जिससे राजस्थान के थार मरुस्थल की 19.63 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान कर रही है। इस नहर तंत्र की कुल लंबाई 9060 किलोमीटर है। इस नहर तंत्र की कुल लंबाई है 9060 किलोमीटर। इस नहर का निर्माण कार्य 2 चरणों में पूरा किया गया है। इस नहर का कार्य निर्माण 2 चरणों में पूरा किया गया है। प्रथम चरण के कमान क्षेत्र में सिंचाई की शुरुआत 1960 के दशक में, जबकि चरण सेकंड में सिंचाई 1980 के दशक में के मध्य में आरंभ हुई थी। इस नहर के कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले प्रस्तावित 7 उपायों में से 5 उपाय पारिस्थितिकी संतुलन को पुनः स्थापित करने पर बल देते हैं, जैसे जल प्रबंधन नीति का कठोरता से कार्यान्वयन करना, ताकि फसल रक्षण, सिंचाई व चारागाह विकास व्यवस्था की जा सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इस क्षेत्र में जल सघन फसलों को नहीं बोया जाना चाहिए। बल्कि बागाती कृषि में खट्टे फलों की खेती करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। कमान क्षेत्र में नहर के जल का समान वितरण होना चाहिए। कमान के क्षेत्र में नहर के जल का समान वितरण होना चाहिए तथा मार्ग में बहते जल की क्षति को कम करने के उपाय किए जाने चाहिए, जैसे नालों को पक्का करना, भूमि विकास तथा समतल एवं बाड़बंदी पद्धति लागू करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जलाक्रांत यानी कि गहन सिंचाई से जल भराव एवं लवणता से प्रभावित भूमि का पुनरुद्धार किया जाना चाहिए। ठीक है, वनीकरण वृक्षों की रक्षण, मेखला का विकास तथा चारागाह विकास के अलावा पारितंत्र विकास पर जोर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इस क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर भू आवटियों को कृषि के लिए वित्तीय तथा संस्थागत सहायता मिलनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट केवल कृषि और पशुपालन के विकास से सतत पोषणीय विकास संभव नहीं है। कृषि और पशुपालन के विकास से सतत पोषणीय विकास संभव नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था के अन्य सेक्टरों का भी यहाँ विकास किया जाना चाहिए, ताकि कृषि सेवा केंद्रों और विपणन केंद्रों के बीच